अगली हेडिंग लिखिएगा आप, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। विधि यानी मेथड्स टू राइट क्या द इक्वेशन। कैसे लिखा जाता है समझिएगा, इसमें भी कुछ लिखना नहीं है इसमें खास, बस 2-3 पॉइंट आपको समझना है। कोई भी रासायनिक समीकरण लिखना है, अभी आपने अभी जान ही लिया है रासायनिक समीकरण मतलब यही, एक तरफ क्या अभिक्रिया लेंगे और दूसरे तरफ क्या बनेगा उत्पाद। अगर थोड़ा मोटे तौर पे समझाया जाए गांव देहात में ही, जैसे आप लोग घर पे करते हैं तो आप लोग भी रासायनिक समीकरण करते हैं घर पे, बस थोड़ा अजीब ढंग से समझिए। जैसे आपने क्या लिया चावल, इसमें क्या डाला पानी, चावल किस में लिया बर्तन में, बर्तन किसका होगा आयरन यानी लोहे का, तो लोहा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं Fe आयरन से। अब चावल में पानी डाल के आप क्या करती हैं गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होता है पका चावल। तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी तो एक रासायनिक क्रिया ही हो गई। लेकिन रासायनिक समीकरण अगर व्यक्त करना है तो क्या करते हैं उनके अणु सूत्र को लिखते हैं यानी उनके प्रतीक को लिखते हैं। तो हम लोग भी यहाँ यही कर रहे हैं सिंपल, ये मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल दे करके कैसे होता है। चावल में पानी डाला, लोहे का बर्तन रखा, उसको गर्म किया तो पका चावल मिल गया, तो पका चावल क्या हो गया आपका उत्पाद। पका चावल आपका क्या कहलाएगा उत्पाद कहलाएगा। हाँ, जो चावल और पानी है ये सब आपका क्या कहलाएगा अभिकारक कहलाएगा। यही है रासायनिक समीकरण। काफ़ी टेंशन मत लीजिएगा कि बहुत टफ है केमिस्ट्री में तो मुझे कुछ नहीं आता है, रिएक्शन तो एकदम नहीं आता है, सब कुछ आ जाएगा आपको एकदम सिंपल तरीके से, आप सब समझ जाएंगे। जो न समझ में आया वीडियो को 1-2-3 बार में देखिए, ठीक ना, समय ज़्यादा लग जाता है इसमें, यही बात है। नहीं तो और बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाता है, तब तक आपको समझना ही है, जब तक ये अच्छी तरह से ना है, ये नहीं आएगा तो आगे बड़ी समस्या हो जाएगी समझने के लिए। इसलिए समझिए, कोई भी रासायनिक समीकरण का नाम आते ही दिमाग में दौड़ जाना चाहिए, हाँ एक तरफ अभिकारक होगा दूसरे तरफ उत्पाद होगा, ये चीज़ आ जाना चाहिए रासायनिक समीकरण में। रासायनिक अभिक्रिया पीछे परिभाषा सब बताई गई, क्या है बार बार मैं रिपीट करूँ उस बात को। इसी तरह से कुछ और भी देखिए आपको समझने के लिए, घर पे ही किचन में आप समझिए तो आपके किचन में ही सारे रिएक्शन हो रहे हैं। देखिए जैसे आपने क्या लिया, गेहूं का आटा लिया, आटा, उसमें भी आपने क्या मिलाया पानी। अब उसको आपने क्या किया गूथ करके आपने आटे का लेही बनाई है जो भी कहिए, उसको फिर चौके पर क्या करते हैं उसको रोटी बनाती हैं। तो रोटी बना करके फिर क्या करेंगी तवे पे डालेंगी, तवा भी किस चीज़ का है आयरन यानी लोहे का है, उसको भी क्या किया गया है गर्म किया गया है। गर्म करने के बाद फिर इसके बाद डाला गया तो क्या होगा रोटी तैयार। यही रोटी आपका क्या हो गया उत्पाद हो गया। जो चीज़ मटेरियल आपने लिया यही सब क्या है अभिकारक है। कितना आसान है रिएक्शन, बस समझिए। इसी तरह से अब हम लोग सिंबल लेके चल रहे हैं सभी चीज़ का। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, हमने लिया चीनी में मिलाया हमने पानी, उसका घोल मिला दिया, शरबत बन गया, आपका शरबत बन के तैयार, शरबत तैयार हो गया बन के। तो ये भी क्या है क्रिया ही है, रासायनिक समीकरण ही है। तो रासायनिक समीकरण आसान है, इसे टफ मत समझिए, एकदम सिंपल है। बस कुछ बातों का आप ध्यान दीजिए कि हाँ आपको जब बोला जाएगा तो क्या लेंगे, ये तो खैर सिंपल ऐसे ही बताया गया आपको, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन रासायनिक समीकरण में आटा चावल आपको नहीं बताना है, यहाँ पे आप समझिए क्या करना है। चलिए, आपको जैसे बोल दिया कि सोडियम धातु का ब्रोमीन से क्रिया कराइए, ऐसे आपको बोला जाएगा रासायनिक समीकरण। तो आपको बोला गया सोडियम, तो आपको जानना होगा कि सोडियम इसका मतलब सोडियम बोला गया। तो ये रहा आपका सोडियम का सिंबल क्या होता है वो सब याद रखना होगा आपको।
सोडियम को बोल दिया गया कि आप ब्रोमीन गैस से क्रिया कराइए, तो आपको याद होना चाहिए कि ब्रोमीन गैस क्या होती है, Br2। अब यही आपको ध्यान देने वाली बात है कि सोडियम के मैंने नहीं लिखा Na2, Br में लिखा 2, तो क्यों Br के नीचे 2 लगाया, इसमें क्यों नहीं 2 लगाया, इस बात को विशेष ढंग से समझिए। इसी चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझना है। पहली बात तो हो गई आप क्या, अणु सूत्र, यानी कि या फिर कह सकते हैं प्रतीक। पहली बात प्रतीक, या तो अणु सूत्र लिखेंगे, समीकरण लिख, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि कैसे लिखते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 अणु सूत्र या प्रतीक लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2 द्विपरमाणुक गैसें। द्विपरमाणुक गैसें कौन कौन सी हैं, द्विपरमाणुक गैसें, इसे याद कर लीजिए। इसे नहीं याद रखेंगे तब तो प्रॉब्लम होगी समीकरण बनाने में। अगर ये सब याद है तो समीकरण बहुत ही आसान है, रासायनिक समीकरण, सभी समीकरण आप तेजी से बना लेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए सही से। द्विपरमाणुक गैसें, द्विपरमाणुक गैसें वे गैसें होती हैं जिसमें 2 परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस। तो अब कहीं भी बोला जाएगा हाइड्रोजन गैस का सूत्र बताइए तो H2 बताइए तुरंत, क्योंकि इसमें 2 रहेगा। इसके बाद नाइट्रोजन गैस तो N2 बोलिए, कोई बोला ऑक्सीजन गैस का बताइए तो O2 बोलिए, यानी 2 सब में लगाइए जितने गैसें हैं। आपको ब्रोमीन गैस बोला गया Br2 लगाइए, क्लोरीन गैस तो C2 लगाइए, आयोडीन गैस तो I2 लगाइए, यानी जितनी भी गैस हैं इनके नीचे 2 लगेगा। तो इन गैसों के नाम आप याद रखिए कि द्विपरमाणु जो भी गैस कोई बोलता है हमें 2 लगा के लिखना है, ठीक। एक परमाणु जैसे एक परमाणु, अब गैसे नहीं होगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक परमाणु बोला गया। अब एक परमाणु में कोई तत्व बोल दिया गया, एक परमाणु में, तो अब आपको जैसे सोडियम बोला गया तो Na आप सोडियम ही लिखेंगे, 2 नहीं लगाएंगे। एक परमाणु में आपको पोटेशियम बोला गया तो पोटेशियम का सिंबल K, तो आप K ही लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। आपको बोला गया जिंक धातु लिखिए तो जिंक Zn ही लिखेंगे, कापर बोल दिया गया तो Cu ही लिखेंगे, आयरन बोल दिया गया तो Fe लिखेंगे, एल्युमिनियम बोल दिया गया तो Al लिखेंगे। जैसे कि आपको 1 से 30 तक सब याद करवाया गया है, बस वही बात का विशेष ध्यान दीजिए, और क्या, ठीक ना। ये सब आपको जब याद होगा तभी आपको समीकरण बड़ा आसानी से बना सकते हैं। अभी आपको समीकरण मिलेगा भी बनाने के लिए, लॉकडाउन में आप लोग घर बैठी हैं, लेकिन आप वही से बनाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में जो बना है उसमें आप सेंड करिए, और अपना नाम भी साथ में लिखिए ताकि हमें ये पता चले कि किस बच्चे ने कितना सही किया है, किसने गलत किया है, ठीक है। सभी समीकरण। अब इसी पर एग्जांपल मैं अब बोल रहा हूँ, सब समझिए। मान लीजिए मैं बोल दिया कि हाँ, सोडियम धातु का क्लोरीन गैस से क्रिया कराइए, ये मैंने बोल दिया। तो अब सवाल का हो गया कि मैंने क्या बोला, सोडियम धातु का। तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, यही है विधि, याद रखिए, मेथड्स टू राइट द इक्वेशन। इंग्लिश में लिखना है तो आगे लिख सकते हैं, ठीक ना। 3 बातों का विशेष ध्यान देना होगा अगर हमें लिखना है तो। क्या क्या चीज, अणु सूत्र या प्रतीक। सबसे पहले हम जो भी बोलेंगे या जो भी क्वेश्चन लिखा होगा उसका हम लोग क्या लिखेंगे, अणु सूत्र या प्रतीक, जो भी कर लीजिए उसे लिखेंगे। उसमें द्विपरमाणु गैसें हैं, कौन सी गैसें द्विपरमाणु हैं तो हम ऐसे ही 2 लगा के लिखेंगे। एक परमाणु का कोई चीज़ है तो ऐसे ही लिखेंगे। जैसे मैंने बोला कि सोडियम धातु का क्लोरीन गैस से क्रिया, तो सोडियम धातु है तो Na लिखेंगे, लेकिन क्लोरीन क्या है देख लीजिए, क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन को कैसे लिखेंगे, Cl2। अब इनका रिएक्शन करा देंगे। अब ये रिएक्शन हमें नहीं आता है, ये भी एक समस्या हो सकती है कि रिएक्शन कैसे, कौन क्रिया कर ले रहा है, हमको कैसे पता चलेगा, तो ये भी आप जान जाएंगे। इसके लिए आप कुछ अम्ल के नाम, कुछ क्षार के नाम और कुछ लवण के नाम तो ऐसे ही याद कर लीजिए तो बढ़िया है। जो मैं अभी लिख दे रहा हूँ, कुछ अम्लों के नाम, क्षारों के नाम और कुछ लवण के नाम, ये मैं लिख दे रहा हूँ अभी, उसको भी आप याद करिए, ठीक ना। और उसके साथ ही साथ आपको संयोजकता याद होना चाहिए। संयोजकता याद होगा तभी आपको रिएक्शन करने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए सोडियम का हमें क्लोरीन से क्रिया कराना है तो हमें सोडियम की संयोजकता पता होनी चाहिए। संयोजकता होगा तो आप बता लेंगे। अब उसका भी कई बेस हैं, अभी आगे आपको और भी जानना है, लेकिन आप यही जानिए कि अगर संयोजकता आपको आता है तो आपको ऐसा तरीका बताऊंगा मैं अभी, जिससे आप निकाल लेंगे। तो मैं संयोजकता का भी चार्ट अभी बना दे रहा हूँ, उसे भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है, तो और आपको आसानी होगी। तो पहले तो आप यहाँ तक नोट करिए, इतना ही। और ये याद रखिए कि हमें 2 गैसें जितनी हैं उसमें 2 लगा के नोट करना है। नोट करिए इसे। चलिए
कुछ तो आपको यौगिक का नाम याद ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछ देता है कि चलिए एक दो अम्ल के नाम बता दीजिए, तो आप तुरंत बताइए अम्ल का नाम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? HNO3। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। ये सब याद होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। फिलहाल इस चैप्टर से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। 2-3 अम्ल का, 2-3 क्षार और लवण का नाम, ये याद ही रखिए आप लोग, ठीक ना? जो कि आगे वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा अम्ल क्षार लवण को और विस्तार से, बढ़िया से, उसकी परिभाषा के साथ। सोडियम क्लोराइड ये लवण है आपका, इसका सूत्र हो जाएगा NaCl। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, ये इसका हो गया अणु सूत्र। अमोनियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा NH4Cl। ये सब नोट कर लीजिए, ठीक ना? ये सब आपको याद होना चाहिए, कम से कम 3 लवण, 3 क्षार, ये सब तो याद ही होना चाहिए, जनरल चीजें हैं। फिलहाल हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं? रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, कि कोई समीकरण आ जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे, और लिख लेंगे तो उसे संतुलित कैसे करेंगे। ये 2 चीजें को हमें विशेष तौर से जानना है, और इसे आपको अच्छी तरह से याद भी करना है, आपको समझना भी है, याद भी रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रासायनिक समीकरण को बनाते कैसे हैं। यही है स्टार्टिंग पॉइंट। इसे आप अच्छे से समझ लेंगी तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगी, घर पे बैठ के मेहनत करेंगी, रिवाइज करेंगी, तो आप लोग बना लेंगे इस रासायनिक समीकरण को। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण को जानने से पहले कुछ तत्वों की संयोजकताएं और उनका परमाणु क्रमांक और उसका द्रव्यमान संख्या तो आपको आना ही चाहिए। कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। भार उसका कितना होता है, तो 23 उसका भार होता है, 23। उसका संयोजकता कितनी होती है, तो +1 होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो -2 होता है। जब तक आपको ये नहीं याद होगा, समस्या होंगी बनाने के लिए समीकरण को। तो सबसे पहले पूरा नोट करिए, मैं इसे इरेज करके, मिटा करके यहाँ पे एक चार्ट पेपर बनाता हूँ उन सभी तत्वों की संयोजकताओं का, जो इम्पोर्टेंट है, कम से कम जो महत्वपूर्ण है उसे तो कम से कम याद रखिए आप लोग, और पूरा याद होना चाहिए, ठीक है? नोट कर लीजिए पूरा। तो ये चार्ट पेपर आप ऐसे ही बनाइएगा, 1 2 3 4 लाइन का कॉलम नोट पे बनाइएगा सीधे। पहला परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, Z हो गया। तत्व, एलिमेंट का प्रतीक हो गया ये सब। अब तत्वों का पूरा नाम तो आपको याद ही है, तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये उनकी संयोजकताएं हैं। धातु है तो धनात्मक संयोजकता, अधातु है तो ऋणात्मक संयोजकता, ठीक है? भार, इनका वेट कितना होता है वो भी लिख देगा। हाइड्रोजन का, लिथियम का 7 होता है, बोरान का 11, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसी का 2 गुना 12, नाइट्रोजन 7 का परमाणु क्रमांक, इसी का 2 गुना 7 दूनी 14, इसी तरह 8 ऑक्सीजन का, 8 दूनी 16 इसका होता है, ठीक? अब यहाँ देखिए ध्यान से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अधातु को एक ही लाइन में लिख दिया गया है, और इनके भार, परमाणु क्रमांक भी लाइन से लिखा गया है। फ्लोरीन 9 पे आता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53। आपको इतना ना याद रखना है, आप मत घबराइए, आप बस ये जानिए कि इन लोगों की संयोजकताएं क्या होती है, -1 होती है, बस ये याद रखिए। इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये लाइन आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि इन लोगों की संयोजकता क्या होती है। अब जैसे सोडियम, पोटेशियम या लिथियम, इन लोगों के +1 होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, इन लोगों की संयोजकताएं +2 होती हैं। ये सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम का प्लस संयोजकता 3 होता है, भार 27 है। इसका भी भार होता है 63 या 64 के आसपास होता है, इसको भी लिख सकते हैं आप। और बाकी भार नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रश्न के लास्ट में लिख देगा, आपको दे देता है। संयोजकता आपको याद रखना है। संयोजकता में कुछ और भी बढ़ा लीजिए, जैसे तत्व के अलावा कुछ आयन, कुछ आयन के, अणु के, इनकी भी संयोजकताएं भी लिखिए। अब यही से लाइन और आगे बढ़ा लीजिए। अब इधर प्लेस कम पड़ रहा है, मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप यहीं पे बढ़ाइए, इसी में और आगे बढ़ाइए इन लोगों की लाइन। अणु वाले लाइन में आगे बढ़ जाइए, एक लाइन ये परमाणु क्रमांक वाला छोड़ दीजिए, तो कुछ लोग और भी मिल जाएंगे इसमें, उनकी संयोजकता भी लिख लीजिए। भार लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही चीज लिखिए, अणु, आयन
और उसकी संयोजकता, जैसे NH4 है, NH4 पर प्लस चार्ज होता है, ये आयन है। अब इसकी संयोजकता क्या होती है? +1 होती है। ऐसे बहुत सारे हैं अणु या आयन हैं जिनकी संयोजकताएं होती हैं, उसको मैं यहाँ चार्ट पेपर में लिख दे रहा हूँ और आप इसको नोट करिए। चलिए इसे पहले नोट करिए आप पूरा, ये आप नोट कर लीजिए इतना। तो कुल मिलाकर ये 10-12 हैं, कुछ है ज़्यादा नहीं। अगर इतने ही तत्वों के नाम पहले तो पहचानना सीखिए, ये नहीं कि हमको यही नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, ये नाइट्रोजन है, सिंबल N है, तो आपको एलिमेंट याद होना चाहिए। आप लोग ये चीज़ पढ़िए घर बैठ के, 30 तक आपको क्लास 9th में ही पढ़ाया गया था। ये एलिमेंट 10-12 याद करिए, इनकी संयोजकताएं याद रखिए कि इनकी संयोजकता ये होती है। अगर यही इतना याद है ना तो मान के चलिए आपके लेवल पे ही बहुत सारे ऐसे यौगिक के नाम हैं जो आप फटाफट तुरंत आंसर देंगे बना करके। अगर आपको इतना ही याद है तो आप समझिए कैसे बना के हम कैसे आंसर देंगे। कुछ अन्य बातें भी हैं, यहाँ साइड में लिख दिया गया है, इसको भी आप नोट करिए, ठीक ना, इसे भी याद रखिए आप। अमोनियम, ध्यान सुनिए, अगर आपको ये लिखा हुआ ना समझ आए तो शब्द को सुनिए और आप अपने नोट्स पे इसे भी नोट करिए पूरा। ये जो ग्रीन से लिखा गया है ये इनकी संयोजकताएं हैं, यहाँ लिख दिया गया उन संयोजकताओं को अलग करके। फिर एसीटेट, सूत्र क्या है? CH3 COO पे माइनस, फास्फेट PO4 पे 3-, नाइट्रेट NO3 पे माइनस, कार्बोनेट CO3 पे 2-, सल्फाइड -2। ये ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पे, सल्फेट तो SO4, सल्फाइड ये ट लिखा गया है तो SO3, सल्फाइड तब यस रहेगा सिर्फ, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है कम से कम। अमोनियम का NH4, अब आपको याद ही नहीं होगा कि कार्बोनेट का क्या होता है तो फिर कैसे यौगिक बना पाएंगे और लिखेंगे। और जब आप यौगिक ही नहीं लिख पाएंगे तो फिर आइए सब किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? रासायनिक समीकरण के बारे में। तो बताइए आप रासायनिक समीकरण कैसे बना पाएंगे? तो आपको ये थोड़ा मेहनत करना है, घर पे बैठ के आपको ये पढ़ना है, ठीक, ये सब याद रखना है। अगर ये याद हो गया तो ये मान लीजिए आपको आना ही आना है, आपको कोई रोक नहीं सकता आने के लिए कि आपको संतुलित करने का तरीका ना पता हो, रासायनिक समीकरण न बनाना आए, यौगिक न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ देखिए, जैसे मैंने आपसे एक सवाल कर दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड का आप सूत्र बताइए, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? सवाल तो आ गया। तो अब यही चीज़ समझिए आप, जैसे सवाल आपका आ गया क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? यही सवाल है। तो आप सिंबल ढूंढिए, आप एल्युमिनियम, कहाँ एल्युमिनियम इसमें ढूंढिए, एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी लिखी गई है? 3। तो तुरंत आप एल्युमिनियम लिखिए और उसकी तुरंत संयोजकता लिख दीजिए 3, बस, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो चलेगा। अब एल्युमिनियम में ऑक्साइड आया हुआ है, अभी पीछे पढ़ाया गया था, द्विक परमाणु में बताया गया था ऑक्साइड का सूत्र O2 नहीं है तो यही है, देखिए O, ऑक्साइड का यही है, O है। आप तुरंत O को लिखिए और उसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। अब बस क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा नीचे वाले में। अब एल्युमिनियम के नीचे कितना लिखा जाएगा? 2, तो ये हो गया एल्युमिनियम के नीचे 2। ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा जाएगा? 3, तो ये ऑक्सीजन के नीचे हो गया 3। यही है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। कितना आसान है बनाना, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। चलिए दूसरा सवाल आपसे आ गया, कोई कर दिया, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? क्या पूछ दिया? अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बताइए। तो कोई बात नहीं, आप ढूंढिए इसमें अमोनियम कहाँ लिखा हुआ है। अमोनियम देखिए NH4 लिखा जाता है, तुरंत आप उसे नोट करिए, NH4। इसकी संयोजकता आगे सामने लिखेंगे ऐसे जैसे लिखा गया है। कितनी है इसकी संयोजकता? 1 है, 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ जितने भी चार्ज हैं, आवेश इनके लिखे गए जो, वो नहीं लिखते हैं, ये नहीं कि यहाँ प्लस लगा लें, नहीं, ये ग्रीन वाली बात नहीं लिखी जाती है, ये आपको याद रखने के लिए मैंने लिखा है। अमोनियम का कितना हो गया संयोजकता? 1। अब क्या है? क्लोराइड कहाँ है? यही है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यही है क्लोराइड। क्लोराइड की संयोजकता है 1, ये भी लिख लीजिए, क्लोराइड की संयोजकता 1, ये हो गया Cl, क्लोरीन। फिर वही बात, क्रॉस गुणा करिए,
NH4 के नीचे 1 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए एक बात और, यहाँ भी नंबर है, इसके नीचे 1 लिखना है, तो नहीं कि ऐसे लिख दें NH4 और 1 41 हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं करके लिखेंगे, इसको तुरंत ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे और इसके नीचे ये वाला नंबर लिखेंगे। तो जब भी कोई नंबर इसके साथ में होगा तो ये नंबर इसके नीचे ब्रैकेट में करके लिख लेंगे, ठीक है। अब क्लोरीन, क्लोरीन के सामने तो सिर्फ 1 है, तो लिख लीजिए, यही इसकी संयोजकता, यही इसका सूत्र हो गया। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो NH4 का होल 1 और Cl, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे NH4Cl, क्यों, क्योंकि 1 में जिस संख्या का गुणा करते हैं वही प्राप्त होती है, तो 1 है तो 1 को हम छुपा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हो गया। अब थोड़ा और ध्यान दीजिए, हाँ कुछ और भी सूत्र देख लीजिए। 2 हो गए आपके एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ये चार्ट पेपर बना लीजिएगा, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा 1-2, ताकि आपको यौगिक बनाना आए। यौगिक नहीं बनाना आएगा तो रिएक्शन में यौगिक हम कैसे लिख पाएंगे, इसलिए सब बता रहे हैं हम, ये सब जरूरी है जानना। अभी आपका वही चल रहा है, रासायनिक समीकरण बनाने की विधि या लिखने की विधि, कैसे लिखते हैं, उसके लिए पहले यौगिक जानना जरूरी है। अभी आपसे पूछ दिया चलो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताइए। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, तो ये है कार्बन, तो ये हो गया कार्बन। ऑक्साइड, डाई मतलब 2 होता है, ऑक्साइड कितना है, 2 है, तो अब 2 कैसे बनेगा वो देखिए उसके सूत्र से। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से है, ठीक, तो ऑक्सीजन का संयोजकता 2, तो हम 2 लिख लेंगे। ये कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, देख लीजिए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 हो गया। ऑक्सीजन का कितना है, 2, फिर वही बात, क्रॉस गुणा करेंगे। अब ध्यान दीजिए एक बात और, इसमें देखिए हर एक में नई बात है, इसमें 2 से 3 कटेगा, 2 के पहाड़े में 3 आएगा, टेबल में नहीं आएगा। यहाँ पर 1-1 था, यहाँ नंबर 4 था, तो मैंने बताया जब कोई नंबर 4 हो, कोई गिनती आ जाए तो उसको तुरंत किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में, फिर इसके बाद 2 नंबर लिखेंगे। अब यहाँ तो एक ही सिंगल है, यहाँ तो कोई नंबर इसके पास नहीं है, तो लिखेंगे तो वैसे ही, लेकिन ये नंबर कट रहा है 2 से, देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कट गया। तो अगर देखिए जो नंबर कट जा रहा है तो उसे काट दीजिए, काट के उसे छोटा कर दीजिए, तो सही है। अब आप लिख लीजिए, कार्बन अब कितना लिखा जाएगा, 2 नहीं लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, कार्बन 1 हो गया। ऑक्सीजन कितना लिखा जाएगा, 4 नहीं लिखा जाएगा, कट गया तो 2 आ गया, तो 2 लिखा जाएगा ऑक्सीजन, यही है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अभी आपको जितना भी रिएक्शन बताया जा रहा है, ये जो भी बताया जा रहा है, ये सब अभी इसे अगर आगे आप पढ़ेंगे, 3 प्रकार के बांड बनाए जाते हैं, एक आयनिक बांड होता है, एक सहसंयोजक बांड होता है, एक उप सहसंयोजक बांड होता है। तो ये सब नंबर संयोजकता के थ्रू बन रहा है, तो ये सब आयनिक बांड के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन CO2 के अंदर सहसंयोजक बांड होता है। इसके बारे में विशेष चर्चा अभी आगे होगी, ठीक ना, पूरा नोट करिए। और इस तरह से आपको भी कुछ होमवर्क दिया जा रहा है और उसे बनाइए। होमवर्क लिखिए, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट, मैं इस पर लिख नहीं रहा हूँ, सवाल बोलने जा रहा हूँ, सवाल तुरंत रफ पे नोट करिए एक तरफ। हाँ लिखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसे बनाइएगा, इसका सूत्र क्या होगा, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत अपने नाम के साथ भेजिए आंसर। और लिखिए क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये 3 क्वेश्चन आप तुरंत भेजिए। अब इसे पूरा नोट करिए, मैं जा रहा हूँ इसे मिटाने, इरेज करने। चलिए हो गया होगा नोट आपका, स्टॉप करके पास करके बटन, इसके बाद आप पूरा नोट कर लिया करिए, ठीक ना। अब वही चीज़ें चल रही है भी, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, संतुलित कैसे करेंगे, अब वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। अभी तक तो ये बताया हूँ कि कम से कम 2-3 अम्ल क्षार के नाम भी आप याद रखिए, क्योंकि अक्सर रिएक्शन में ये सब आते रहते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण में ये सब आते हैं। रासायनिक समीकरण जान चुकी हैं, मेन टॉपिक्स आप 2 ही बातें भी जानी है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसके बाद ये सब तो जनरल चीज़ें भी आपको बताई गई हैं, ठीक ना, ये सब जरूर आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप कोई भी रिएक्शन कर पाएंगे। अब जैसे कुछ रिएक्शन के बारे में यहाँ चर्चा होने जा रहा है, ध्यान से समझिए और इसी से आप सीखिए आप, क्योंकि अभी यही से आपको बनाना सीखना है।
पहला, सपोज हमने क्या लिया, कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, क्या करना है, ले लिया सोडियम, यह है सोडियम, और सोडियम के साथ हमने ले लिया कोई चीज आप लीजिए, कोई अम्ल ले लीजिए, चलिए हमने मान लीजिए ले लिया HCl ले लिया। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सोडियम धातु की क्रिया होगी तो क्या होगा, ऐसे समीकरण आपको मिल जाएंगे, लगा दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क लीजिए, करिए इसे। तो सबसे पहले हम इसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क करके आ गया सवाल पर, समझिए। अभी यही पे हमें ये जानना होगा कि जितना कंपाउंड बना है, अभी पीछे बताया गया है संयोजकता, उसी से बना है, उसमें ढूंढिए हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, तो आपको मिल जाएगा। इसकी संयोजकता पेन कहाँ गया, इसकी संयोजकता +1 है, इसकी संयोजकता -1 है, क्लोरीन की -1। वहाँ ढूंढिए आप चार्ट पेपर में, जो आपके नोट पे गया बन के, उसे ढूंढिए। सोडियम का भी ढूंढिए, वहीं पे आपको इसको भी मिलेगा, तो सोडियम का भी मिलेगा, संयोजकता +1 है। तो अब यहाँ पे क्या आने वाला है, वो चीज यही संयोजकता से पता चल जाएगा। सबसे पहले आप ये जो धातु दिया गया है +1, उसे लीजिए, +1 इसकी संयोजकता हो गई नोट। अब अगर एक प्लस का लिए हैं तो अब इसमें से किसको लेंगे, प्लस को नहीं लेंगे, माइनस को लेंगे, यानी एक प्लस तो दूसरा माइनस, ऐसे ही इसका क्रॉस गुणा करेंगे, जैसे कि पीछे 2-3 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, कुछ आपको बोला भी गया है। ठीक, तो देखिए सोडियम का हो गया +1 और इसमें से क्लोरीन का -1 है ना, तो क्लोरीन को लीजिए, क्लोरीन का हो गया -1, इसका +1, क्रॉस गुणा करिए। क्रॉस गुणा करते हैं तो चिन्ह से नहीं मतलब होता है, जब यौगिक बनाते हैं तो वही बता दिया गया है। Na के नीचे 1 रहेगा, Cl के नीचे भी 1 ही रहेगा, तो Na1 और Cl1। 1 क्यों नहीं लिखा हूं, क्योंकि 1 साइलेंट कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं। बन गया, यानी इसकी इससे क्रिया होगी तो क्या बनेगा, NaCl, बस यही चीज यहाँ नोट करिए, NaCl बनेगा। तो रहा सवाल, NaCl बन गया तो H क्या होगा, H तो अकेला रहेगा नहीं, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो पीछे द्विक परमाणु में ही आपको बता दिया गया है कि जितनी भी गैसें होंगी उसके नीचे क्या लिखा जाएगा, 2, वो 2 लगा हुआ रहता है, H2, हाइड्रोजन तो H2, ऑक्सीजन तो O2, नाइट्रोजन तो N2, जितनी भी गैसें होंगी उनके नीचे 2 लगेगा, तो ये हो गया 2 लग गया। अब आपको समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा कि ऐसे रासायनिक समीकरण हमको करना है। चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनिए, समझिए, करते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो काफ़ी लॉन्ग है, नहीं एक बार में देख पा रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा करके देखिए, अपना समय देख लीजिए कि आज 10 मिनट देखें, कल 10 मिनट, 20 मिनट या किसी और टाइम देखें, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा रिएक्शन आ जाएगा बनाने, आप घबराइए मत, रिएक्शन को बनाइए। अब इस समीकरण को तो हमने बना दिया, पहला सवाल कंप्लीट। इसे कहेंगे क्या, आप ध्यान दीजिए, ठीक। तो इससे पहले सवाल रख लेते हैं कि हमने देखिए NaCl प्लस माइनस सब हटाइए, इसे हम कर लेते हैं पहले क्वेश्चन, कि हमें क्वेश्चन दे दिया गया है रासायनिक समीकरण Na और Cl, इस समीकरण को संतुलित पूरा भी करना है और संतुलित भी करना है, दोनों काम करना है, ये सवाल है। तो तुरंत पहले तो हम क्या करेंगे, Na, आंसर हमारा स्टार्ट होता है उत्तर, Na इसका संयोजकता, HCl इसकी संयोजकता, सबकी संयोजकता लिख लेंगे, किसकी संयोजकता +1, इसकी संयोजकता +1, इसका -1, ये सब पीछे चार्ट पेपर से लिखेंगे। फिर इसके बाद ऐसे ही क्रॉस, Na को लेंगे, इसका प्लस है तो फिर इसमें से माइनस वाले को लेंगे, फिर क्रॉस गुणा करेंगे, बनेगा NaCl, तो उसी चीज को यहाँ लिखेंगे कि NaCl बनेगा, प्लस क्या बचेगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो गैस होता है तो H2 लिखेंगे, ये बन गया समीकरण तैयार। अब ये जो चार्ज हम लोग लिखे हैं ये हम समझने के लिए लिखे हैं, बाद में इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, यानी अब इसे नहीं लिखना है, इसे हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने नोट पे पहले दिखाइएगा, मिटा मत दीजिएगा, उसी पर आप दोबारा इसको लिख लीजिएगा, ये दिखाने के लिए। समीकरण तो अब कंप्लीट हो गया कि हमारा समीकरण तैयार हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे ढांचा समीकरण। क्या बोलेंगे, ढांचा समीकरण। लिख दे रहे हैं यहीं पे, या नीचे ही यहीं पे लिख दे रहे हैं, ढांचा, ढक्कन वाला ढा रहेगा, ढांचा समीकरण। इसे बोले, क्यों ढांचा बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इसे संतुलित नहीं किया है। पीछे आपको अविनाशिता का नियम बार बार बताया जा रहा है,
उसमें यही देखा जाएगा जितने परमाणु इधर होंगे उतने ही परमाणु इधर होने चाहिए, यानी लेफ्ट राइट बराबर है। अच्छा, इस साइड को क्या कहते हैं बताइए? अभिकारक। ऐसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। यही बताया गया पीछे, भूलिएगा नहीं, इसे याद रखिएगा। तो अभिकारक और उत्पाद में जब सभी तत्वों और परमाणुओं की परमाणु कहिए या तत्व कहिए, उनकी संख्या अगर बराबर दोनों तरफ हो गई तो ये अविनाशता का नियम ही कहता है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। यहाँ पर फिलहाल बराबर नहीं है। कैसे बराबर है? हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 ही है, तो ये क्या कहलाएगा? ढांचा समीकरण। इसे हमने सिर्फ पूरा किया है। अब इसका हम क्या बनाएंगे? संतुलित समीकरण। क्या बनाएंगे? संतुलित समीकरण। चलिए इसका संतुलित देखते हैं। संतुलित के लिए वही सोचना है आपको, नंबर बढ़ाना होगा। हाइड्रोजन 2 है तो इसके सामने तुरंत 2 बढ़ाएंगे, Na। थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के लिखा जाता है, HCl। इसके सामने भी तुरंत नहीं, थोड़ा सा प्लेस छोड़ के, हो सकता है कोई नंबर बढ़ाना हो। हमें जितने भी नंबर बढ़ाने हैं वो कहाँ बढ़ाना होते हैं? आगे ही तो बढ़ाना होता है। चलिए नंबर बढ़ाते हैं। हाइड्रोजन, सोडियम इधर 1 है तो इधर भी तो 1 है, बात सही है, बराबर है। हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर कितना है? 2 है, तो यही नहीं बढ़ाएंगे, हम यहाँ बढ़ाएंगे संतुलित वाले में। ये संतुलित वाला समीकरण है, तो इसके आगे हम बढ़ा दें, ये रहा 2। क्यों 2? क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 2 रहेगी, क्योंकि इधर 2 है। अब देखिए क्लोरीन भी कितना हो गया? 2। ये जो सामने नंबर लिखते हैं ये सबके लिए लागू होता है, इसके साथ जितने लोग होंगे। तो क्लोरीन भी कितना हो गया? 2। तो चलिए जब ये 2 हो गया तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है, तो इसके नीचे 2 लगा दें? नहीं, आगे लगाएंगे 2। हमेशा याद रखिए, आपको जो भी नंबर बढ़ाना होगा आगे बढ़ाएंगे। जो गैसें आपको लास्ट में बचेंगी उसके नीचे 2 3 जो 2 ही लगाएंगे, 2 परमाणु होते हैं। तो अब आपका सोडियम भी 2 हो गया, तो देखिए तो सोडियम तो एक ही है, इसके आगे भी 2 बढ़ाइए, तब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब दोनों तरफ मिला लीजिए, ये बराबर इक्वल का है यारो। अब मिला लीजिए दोनों तरफ, देखिए तो सभी तत्व परमाणु बराबर हैं कि नहीं? मिलाइए। सोडियम 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, क्लोरीन 2 है तो यहाँ भी 2 हो गया। तो ये हो गया आपका संतुलित समीकरण। पूरी तरीके से आपको पूरी बात समझा दी गई। समीकरण बनाना, समीकरण को पूरा करना, समीकरण को संतुलित करना, सब कुछ आपको बता दिया गया। अब पूरी बात एक बार फिर से आप रिवाइज करिए, पढ़िए, समझिए, सब कुछ आप कर लेंगे। अब कुछ ऐसा नया नहीं जो नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है? इसे कोशिश करिए, आप लगाइए, नोट करिए पूरी बात। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देख के समझिए आप। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे में पहला। अब ये जैसे में दूसरा, एक और एग्जाम्पल आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई सोडियम ही ले लीजिए, या कोई आपकी इच्छा है तो दूसरा तत्व भी ले सकते हैं। चलिए हम पोटेशियम ले लेते हैं, के। पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। यही था स्टार्टिंग में रासायनिक समीकरण के बनाने की लिखने की विधि में, वहाँ पर लिखवाया था 3 पॉइंट। पहला अणु सूत्र या प्रतीक लिखते हैं, दूसरा द्वीप का अणु लिखते हैं, जो भी अणु होता है। परमाणु अगर होंगे एक परमाणु तो सिंगल लिखे जाएंगे, एक परमाणु है, पोटेशियम धातु है, ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर अब जल का तो सूत्र जनरली आप लोग याद रखिए, जल का H2 होता है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। छोटी छोटी चीज़ें इसे याद रखिए, जितनी चीज़ें आप याद रखेंगे तो उतना आसान ही होगा बनाने में, और क्या। जल का सूत्र H2O। अब एक चीज़ हमेशा जानिए, अब इसका कैसे लिखेंगे कि इसे कैसे तोड़ेंगे? लगा हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2, नहीं, जल का हमेशा याद रखिए। जल का ये तो अलग है, जो लिख दे रहे हैं जल के बारे में, जल को आप याद रखिए। जल यानी कि पानी। पानी का सूत्र जो होता है H2O होता है। अगर इसे आपको तोड़ना है, इसके चार्ज का पता लगाना, तो इसे ऐसे तोड़ते हैं, H पर प्लस और OH पर माइनस, इसे याद रखिए। जल जहां भी रिएक्शन में आएगा, रासायनिक समीकरण में आएगा, उसमें H को क्या करना है? प्लस, और एक H और OH दे करके माइनस। ये सब के बारे में विस्तार से भी और आगे जानेंगे कि जल को ऐसा क्यों किया गया है। क्योंकि जल में OH 2 बांड होते हैं, तो एक बांड को तोड़ा जाता है तो एक पर प्लस आता है और ऊपर आता है माइनस, तो ये OH एक साथ और H प्लस एक साथ रहता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सिर्फ इतना याद रखिए, जल को जब भी तोड़ना होगा तो H प्लस और OH माइनस इसी तरह से तोड़ना है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं रिएक्शन को। पहले तो रिएक्शन पूरा किया जाए। क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा के कोई दे दिया कि पूरा करिए, तो पहले तो आप पूरा करना सीखिए। पूरा कैसे होगा? अब देखिए, इसी में आंसर भी दे रहा हूँ इसी पे। सबसे पहले तुरंत इसको क्या करेंगे? रिएक्शन क्रॉसिंग का क्रिया इनसे। पोटेशियम को फिर से लिखिए
इनका चार्ज 1। अब इनमें से किसको लिखेंगे? अब आपको याद है कि जब k का +1 होता है तो माइनस को लिखेंगे ना। अभी ऊपर वाले में बताया हूँ, एक प्लस तो दूसरे का माइनस लेके क्रॉस गुणा करते हैं, वही काम यहाँ भी। k का प्लस तो माइनस, माइनस किसका है इसमें दोनों से? जब में किसका माइनस है? h तो इसमें प्लस में है, OH इसका माइनस में है, तो इसी OH को लेंगे। तो OH का क्या हो जाएगा? -1। क्रिया करा दीजिए, क्रॉस गुणा, ये इससे क्रिया, ये इससे क्रिया, तो k का 1 हो जाएगा। ये नहीं कि k -1, नहीं, बस एक ही हो गया। OH एक बार, ये हो गया OH। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? KOH बन गया, KOH। बढ़िया से समझिए, कहीं दिक्कत हो तो जो रिवाइज करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी रिएक्शन कराइए, एक का प्लस तो दूसरे का माइनस वाला लीजिए। जल में माइनस कौन होता है? OH होता है। जल में प्लस कौन होता है? H होता है। तो KOH बन गया। अब इसमें से अगर OH निकल गया तो बचा क्या? H बचा। तो क्या सिर्फ आप H लिख दोगे? नहीं, आप H को क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन गैस H2। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? ढांचा समीकरण। और इसे क्या बोलेंगे? ये तो संतुलित समीकरण। इसी तरह इसको भी करिए संतुलित। संतुलित करने के लिए परमाणु का नंबर बढ़ाएंगे, सबको संतुलित करेंगे। k एक ही है, k एक ही है। हाइड्रोजन कितना है? सब कुछ देख के बैलेंस करेंगे। चलिए देखिए, हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 यहाँ है और एक यहाँ है, तो 3 हो गया ना। तो 3 विषम संख्या हो गई। तो इसको क्या करेंगे? पहले 1 3, अगर 1 आए, 3 आए, 5 आए विषम, तो उससे सम बना लीजिए तो आसानी होगी। यहाँ 2 बढ़ा लीजिए, तो H 2 हो गया, 2 यहाँ भी हो गया। तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए? 4। यहाँ भी बढ़ा लीजिए 2, तो 2 दूनी 4, गुणा कर लेते हैं इसका, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पे 2। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। पोटेशियम कितना हो गया? 2। तो यहाँ भी कितना होगा? 2। तो ये अभी क्या हो गया? संतुलित हो गया। मिला लीजिए, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2 हो गए। यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हो गए। ऑक्सीजन 2, तो यहाँ भी 2। ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ 1 है लिखा है, तो सामने वाला नंबर है 2, तो 2 हो गया ये। ठीक है, चलिए, तो ये संतुलित हो गया। तो ढांचा समीकरण है और ये संतुलित हो गया। संतुलित हम लोग नीचे कर लेते हैं एक बार, इसी को और लिख लीजिए। ठीक है, इसी पे संतुलित मत करिए, नीचे करिए आप लोग संतुलित। ये आपका ढांचा मान लीजिए हो गया, ये आप बनाए हैं। संतुलित करने का तरीका, एक k के आगे 2 बढ़ा लिए, इसके भी आगे 2 बढ़ाए थे, 2 बढ़ा लिए, इसके भी आगे 2 बढ़ाए थे, KOH 2 हो गया, ये H2 हो गया। ये हो गया आपका क्या? तब ढांचा से क्या बन गया? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण हो गया। फिर आपको समझाया गया, 2 एग्जाम्पल समझा दिया गया। ये जल की कहानी तो आप अलग कर लीजिए, कहीं एक जगह नोट कर लीजिए इसे भी, कि कहीं भी जल आएगा तो जल को हम कैसे तोड़ेंगे? H+ और H- में। ठीक है, फिलहाल। और ये क्रॉस गुणा करके ही आप प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आप कुछ होमवर्क आपको दिया जाए करने के लिए, इसे नोट करिए और बनाइए। पहले आप समीकरण बनाइए, समीकरण बन जाएगा तो क्या कहेंगे उसे? ढांचा। अब फिर देखिए, सब दोनों तरफ परमाणु बराबर करिए, 2 बढ़ा के, 3 बढ़ा के, 4 बढ़ा के, 5 बढ़ा के, 10 बढ़ा के, जितना मन के उतना गिनती बढ़ाइए, दोनों तरफ परमाणु बराबर होने चाहिए, बस। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? संतुलित समीकरण। नोट कर लीजिए, पूरा खत्म हो गया आपका संतुलित समीकरण। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद उसे करिए आप। चलिए, कुछ क्वेश्चन दिए जा रहा है, ये इस क्वेश्चन को आप करिए, इनको तो आपको कंप्लीट भी करना है, इसे पूरा करिएगा। चलिए, बाकी इसे मैंने पूरा कर दिया है। ये क्या हो गया? ढांचा समीकरण। ये भी क्या हो गया? ढांचा समीकरण। अब इसके आगे जो भी नंबर बढ़ाना है, दोनों तरफ बैलेंस करिए। जैसे यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 ही दिख रहा है, तो पहले यहाँ 2 बढ़ा के 6 करिए, सम संख्या बना लीजिए। फिर अपना 2 बढ़ाइए, 3 बढ़ाइए, ताकि सब बराबर हो जाए परमाणु। इसमें भी बराबर करिए, सभी परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। मतलब आपको सिर्फ संतुलित करना है, बाकी इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। इसे भी मैं लगा दे रहा हूँ, देख लीजिए। एल्युमिनियम की संयोजकता पीछे चार्ट में आपको बता दिया गया है, कितना होता है? 3। यहाँ सल्फेट का संयोजकता देखिए, आपको तोड़ेंगे ना, तो सल्फेट की संयोजकता पीछे लिखवाई गई है -2, और इसका +1, इसका लिखवाया गया 3, ये सब पीछे लिखवाया गया है। तो जब तक आप संयोजकता नहीं लिखेंगे आपको नहीं समझ आएगा। +3 लिख लीजिए, सल्फेट का 2 लिखा गया है, तो लिख लीजिए SO4 का 2, क्रॉस गुणा कर दीजिए। देखिए क्या बन रहा है? Al कितना रहेगा? 2 रहेगा एल्युमिनियम। SO4 कितना बार रहेगा? 3 बार। अब यहाँ SO4 ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में लिखा जाएगा। पीछे बताया गया था कि जब कोई नंबर हो लगा हुआ तो उसको ब्रैकेट में लिख के लिखेंगे, तो क्या बनेगा? Al2SO4 का थ्राइस बनेगा, और क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो लीजिए, ये रिएक्शन मैंने लगा दिया।
तो ये कैसे बना, ये चीज बना इसके चार्ज से, आवेश से, संयोजकता से। संयोजकता आप पहले याद करिए पीछे चार्ट पेपर से, इसका 3, तो यहाँ मैंने 3 लिखा। SO4 एक साथ वहाँ पीछे लिखाया गया सल्फेट के नाम से, 2 माइनस, तो यहाँ 2 लिखा गया, क्रॉस गुणा कर दिया गया, जो बना वो लिख दिया गया। आसान है, कुछ टफ नहीं है। यहाँ उसको नोट कर लिया गया, बच गया हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस वैसा ही नोट हो गया। अब इसे भी आप संतुलित करिए, ढांचा समीकरण मैंने बना दिया। फिर मैं इसके चार्ज को मिटाने जा रहा हूँ, देखिए, क्योंकि ये चार्ज आपको सिर्फ जब लिखेंगे तभी आप वहाँ पे नोट करेंगे। और इसे मैंने नहीं लिखा है, इसे अब आप लोग करिए, एक क्वेश्चन तो कम से कम आप लोग करिए, बाकी इन लोगों को सिर्फ संतुलित करिए। नोट कर लीजिए, जा रहे हैं सब मिटाने। तो समीकरण आप सब पूरा जान गए। अब अपने से भी कापी किताब होगा घर पे, तो देखिए बहुत सारे समीकरण हैं, उसको आप संतुलित करने की कोशिश करिए, जितना हो सके कम से कम संतुलित करना जान जाइए कि कैसे संतुलित हो रहा है रिएक्शन। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? वैसे तो 5 प्रकार की होती हैं, आपको अब सबकी परिभाषा जानना है और एक एक एग्जाम्पल सब पे देखिए। ये अब सिंपल है, अब आसान है, इधर कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। बस अब यही देखना है प्रकार में कि जितने लोग जुड़ रहे हैं तो कितने अलग अलग उत्पाद बन रहे हैं। ये सब क्या कहलाएंगे? इधर के उत्पाद, इधर के सब क्या कहलाएंगे? अभिकारक। तो यही आपको जानना है। जैसे संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और उष्माशोषी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। ये सब अभिक्रियाओं की परिभाषा आप जानना है। बाकी ये चैप्टर इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका।